जी बच्चों, वेलकम बैक। जी, अब सबको आवाज़ आ रही है मेरी? चलें, गुड। तो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात की है। तो अब हम बात करने लगे हैं कि रेट इक्वेशन हमें एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चलती है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये रिएक्शन है NO2 प्लस CO, इट गिव्स NO एंड CO2। इसने एक ऑक्सीजन अपना इसको दे दिया। ये दिखने में हमें लग रहा है कि ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, ये हमें लग रहा है कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है। तो अगर आप इसको देख के इसका रेट इक्वेशन बनाओगे तो इसका रेट डिपेंड कर रहा है एक तो NO2 की कंसंट्रेशन पे, दूसरा CO की कंसंट्रेशन पे। और इसका ऑर्डर क्या बनता है विद रिस्पेक्ट टू NO2 1 है, एंड विद रिस्पेक्ट टू CO ये 1 है, तो इसका ऑर्डर 2 आ रहा है। लेकिन एक्चुअली ये एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है। ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। और मेजॉरिटी की रिएक्शंस जो होते हैं वो एक से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं। जैसे कि इसका जो पहला स्टेप है ना, वो है NO2 और NO2 के साथ आपस में मिलते हैं और बन जाता है NO3 और NO। ठीक है, NO2 के दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। एक ये अपना एक ऑक्सीजन इसको दे देगा, ये हो जाएगा NO3, हो जाएगा NO2। अब ये जो स्टेप है ना, ये स्लो स्टेप है। ये स्टेप क्या है? स्लो स्टेप है। अब ये जो बना है ना NO3 हमारे पास, ये एक इंटरमीडिएट है। अब ये जो इंटरमीडिएट बना है, ये हमारा जो दूसरा रिएक्टेंट है ये उसके साथ मिल जाएगा, CO के साथ। तो जब ये NO3 CO के साथ मिलेगा तो ये NO3 अपना एक ऑक्सीजन इसको दे देगा। तो ये NO3 जो है ये NO2 में चेंज हो जाएगा और CO जो है वो CO2 में चेंज हो जाएगा। अब ये जो स्टेप है ना, ये फास्ट स्टेप है। ये स्टेप क्या है? फास्ट स्टेप है। तो ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है। अब इन दोनों स्टेप्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास वही फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। इनको हम ऐड कैसे करेंगे? अच्छा, पहले आप इसमें देख लो, इसमें जो हमारे पास स्लो स्टेप होता है ना, वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। जब कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा हो तो जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो रेट डिटर्मिनिंग जो स्टेप होता है, आपने उसकी रेट इक्वेशन लिखनी होती है। तो ये है जी हमारी रेट इक्वेशन। जो स्लो स्टेप है वो आपकी रेट इक्वेशन होती है। तो अब इसकी रेट इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है? NO2 की कंसंट्रेशन एंड NO2 की कंसंट्रेशन। तो NO2 की कंसंट्रेशन है टू टाइम्स। तो ये सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू NO2। दिस इज ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2 विद रिस्पेक्ट टू NO2। लेकिन दिखने में हमें क्या लग रहा था? सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू 1 पावर थी NO2 की और 1 पावर थी, यानी कि जो आपको दिखने में लग रहा था तो उसका रेट CO पे भी डिपेंड कर रहा है और NO2 पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन रेट इक्वेशन हमें पता चली कि इसका जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है NO2 की पावर 2 पे। और ये रेट इक्वेशन हमें कहाँ से पता चली? स्लो स्टेप से। तो इस तरह रेट इक्वेशन जो है वो हमें पता चलती है एक्सपेरिमेंट से। जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास वही फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली। ये NO3 जो है NO3 से कट जाएगा और ये जो NO2 है ये NO2 से कट जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा? NO2 प्लस CO, इट गिव्स NO एंड CO2।
तो ये हमारे पास वही इक्वेशन आई है ये जो हमने ऊपर लिखी थी। जी बच्चों, आवाज़ नहीं आ रही आपको? क्योंकि जो स्लो स्टेप है ना वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। स्लो स्टेप क्या था हमारे पास, NO2 के साथ मिलके NO3 और NO बना रहा है, तो ये था जी स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप की आपने रेट इक्वेशन लिखनी होती है। तो स्लो स्टेप की जब आपने रेट इक्वेशन लिखी तो रेट इज इक्वल टू के NO2 कितनी दफ़ा है यहाँ पर रेट, इसमें 2 दफ़ा, तो NO2 की पावर 2। जी ठीक है, ये आपको समझ आ गया है कि रेट इक्वेशन जो है ये हमें कैसे पता चलती है एक्सपेरिमेंट से। कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो मल्टी स्टेप्स रिएक्शंस होते हैं, जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं, तो उनमें जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की ही आप रेट इक्वेशन लिखते हो, तो रेट इक्वेशन से आपको ऑर्डर पता चलता है। तो आपको रेट इक्वेशन उसने दी होगी, उसने आपको रेट इक्वेशन दी होगी और आपने उसका ऑर्डर बताना होगा। अच्छा, आप क्वेश्चन है जी। Hydrolysis of ethyl acetate into acetic acid and ethanol is, जी ये क्या है, फ्रैक्शनल ऑर्डर है। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है, बीटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, चार्ली है जी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और डेल्टा है जूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जी, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इनटू एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल इज फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड और जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जी ये आपने याद रखना है कि जितने भी आप एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस की बात करोगे ना, जब भी आप किसी एस्टर की हाइड्रोलिसिस की बात करोगे, हमारे पास इथाइल एसीटेट है, इसकी आप कर रहे हो हाइड्रोलिसिस, तो ये बन रहा है एसिड और अल्कोहल। तो हमेशा ये दिखने में तो ये सेकंड ऑर्डर लग रहा है, लेकिन इसको हमेशा हम कहेंगे जूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि एक्चुअली तो ये सेकंड ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ये फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये डिपेंड करेगा सिर्फ एस्टर की कंसेंट्रेशन पे, इसका रेट जो है वो वाटर पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एस्टर की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो हमेशा आपने याद रखना है एस्टर्स वाला जो भी आपका रिएक्शन होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, वो हमेशा जूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन becomes first order when one of the reactant is limiting,
नो, ज़ीरो सेकंड ऑर्डर नहीं होता, सिर्फ ज़ीरो फर्स्ट ऑर्डर होता है. वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन लार्ज. Large excess. None of the reactant is in large excess. Both reactants in large excess. जी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है कब? अगर एक रिएक्टेंट लिमिटिंग हो या एक रिएक्टेंट एक्सेस में हो, कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस में ना हो, दोनों रिएक्टेंट्स एक्सेस में हो. जी, जैसे कि अभी हमने बात की, अगर एक रिएक्टेंट हमारे पास एक्सेस में हो जाए तो हमें पता है रिएक्शन का रेट उस पर डिपेंड नहीं करता जो एक्सेस में होता है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगा. अगर एक रिएक्टेंट एक्सेस में हो जाए तो इसका मतलब रिएक्शन का रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो तो है ही एक्सेस में. तो इसका मतलब रिएक्शन का रेट जो है वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा. तो इसका मतलब है व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन लार्ज एक्सेस, सो द राइट आंसर इज बीटा. अच्छा, अब हम रेट कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करेंगे फॉर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस. ये जो जितने भी हमने ऑर्डर पढ़े, इसमें हम रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकालेंगे. यूनिट्स ऑफ के इन डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस. के हमने यूनिट्स निकालने हैं डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस में. रेट ऑफ रिएक्शन तो हमेशा, रेट ऑफ रिएक्शन का तो यूनिट हमेशा सेम होगा. रिएक्शन के जो रेट का यूनिट है ना, वो हमेशा मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड है. रिएक्शन का ऑर्डर जो मर्जी हो, रिएक्शन के रेट का यूनिट हमेशा रिएक्शन के रेट का जो यूनिट होता है वो हमेशा मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड होता है. आप जो मर्जी ऑर्डर ले लो, रिएक्शन के रेट का यूनिट हमेशा मोल्स पर डीएम क्यूब होगा. लेकिन ये जो रेट कांस्टेंट है ना, इसका यूनिट चेंज हो जाता है हर ऑर्डर के लिए. जैसे कि अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, पहले हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? रेट इज इक्वल्स टू के, और कंसंट्रेशन की पावर क्या होती है? जीरो, यानी कि कंसंट्रेशन होती नहीं है. तो फिर रेट किसके इक्वल होगा? के. तो इसका मतलब है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का यूनिट वही होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है, दैट इज मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड. ये एमसीक्यू पूछा भी जाता है, ये एमसीक्यू पूछा भी जाता है कि रेट कांस्टेंट का यूनिट किस ऑर्डर में सेम होगा एज रेट ऑफ द रिएक्शन. जो रेट ऑफ द रिएक्शन का यूनिट होता है वही रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा किस ऑर्डर में? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में रेट कांस्टेंट का यूनिट वही होता है जो रेट का होता है. अब आप फाइंड आउट करोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा? रेट इक्वल होगा के, और कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी? वन. तो अब आपने रेट का यूनिट भी पुट करना है. रेट का यूनिट क्या होता है हमारे पास? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड इज इक्वल्स टू के का फाइंड आउट करना है. और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है हमारे पास? मोल्स पर डीएम क्यूब. अब ये जो मोल्स पर डीएम क्यूब है, ये मोल्स पर डीएम क्यूब से कट जाएगा, पीछे बचा सिर्फ पर सेकंड. तो इस केस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए के का यूनिट आएगा पर सेकंड. इसके लिए आपके पास क्या होगा? पर सेकंड.
नहीं बेटा, लिमिटिंग वाली जो टर्म है ना वो सही नहीं है, लिमिटिंग वाली टर्म ठीक नहीं है। अब आपको नहीं पता कि अगर आप एक रिएक्टेंट लिमिटिंग ले रहे हो तो दूसरा भी लिमिटिंग हो सकता है ना उसके मामले। लेकिन जब आप कह देते हो ना कि एक रिएक्टेंट एक्सेस में है, तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर बन जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या आएगा? पर सेकंड। तो अगर आप इस तरह कैलकुलेशन करोगे तो आपको बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। के जब आपने यूनिट्स निकालने हैं फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, उसके लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है। तो फार्मूला क्या है हमारे पास कि आपने मोल की पावर लेनी है 1 - n। मोल की पावर क्या लेनी है? 1 - n। डेसीमीटर क्यूब की पावर लेनी है आपने, डेसीमीटर क्यूब की आपने पावर लेनी है n-1, और सब में पर सेकंड, पर सेकंड सब में होगा। जी, अगर आप ये सारी कैलकुलेशंस करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेट से वो आपसे पूछ लेता है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालो, तो ये अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि आपने मोल की पावर लेनी है 1 - n, और डेसीमीटर क्यूब की पावर लेनी है n-1, और पर सेकंड सब में होगा। अब n किसको शो कर रहा है? n शो कर रहा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को। अच्छा, अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की बात करोगे तो यहां पर आप n की जगह जीरो पुट करोगे, तो मोल 1 - 0, डेसीमीटर क्यूब 0-1, और पर सेकंड। तो 1 में से 0 माइनस किया, आंसर आ गया मोल 1। 0 में से -1, 0 में से 1 माइनस किया, -1 आ गया। -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होके -3 हो गया, और पर सेकंड एज इट इज। तो जीरो ऑर्डर के लिए यही आया था ना हमारे पास। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए के का यूनिट क्या था? मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड। तो इसी तरह आप सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए निकाल सकते हो। सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या आएगा? तो मोल की पावर है सॉरी 1 - n। तो सेकंड ऑर्डर के लिए आप पुट कर दोगे 1 - 2, और डेसीमीटर क्यूब की पावर क्या होगी? 2 - 1, और पर सेकंड। तो 1 - 2 ये हो जाएगा मोल -1, 2 - 1 ये हो जाएगा +1, +1 3 के साथ मल्टीप्लाई होके डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, और पर सेकंड। तो इस तरह आप किसी भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकाल सकते हो। The क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट the unit of rate constant of third order reaction is mole square dm -6 per second, mole -1 dm cube per second, mole -2 dm +6 पर सेकंड, और डेल्टा है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। आपने डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस में रेट कांस्टेंट के यूनिट निकालने हैं। हर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो डिफरेंट आएगा। तो उसके लिए आपने फार्मूला क्या अप्लाई करना है? मोल की पावर लेनी है 1 - n, और डेसीमीटर क्यूब की पावर लेनी है n-1, और पर सेकंड सब में होगा। तो n की जगह बस आपने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पुट करना है। जैसे कि आपके लिए थर्ड ऑर्डर की बात हो रही है, तो थर्ड ऑर्डर के लिए आपने
निकालना है तो मोल की पावर क्या है 1 - n, डेसीमीटर क्यूब की पावर है n-1 और पर सेकंड हर एक में। मोल 1 - n, n क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है 3, तो 1 में से 3 माइनस कर दें तो -2, और डेसीमीटर 3 - 1 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो गया, और पर सेकंड, तो राइट आंसर इज चार्ली। अच्छा जी, अब हमें कैसे पता चलता है, अब हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी रिएक्शन का हमें कैसे पता चलता है कि ऑर्डर कैसे होता है, ऑर्डर कैसे हमें पता चलता है किसी भी रिएक्शन का। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को डिटरमिन करने के हमारे पास जो है ना वो 6 मेथड है, मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का हम ऑर्डर कैसे डिटरमिन करते हैं, इसके हमारे पास 6 मेथड है। पहला मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, हम तुक्के मारते हैं, इस तरह पाकिस्तानी कौम तुक्के नहीं मारती, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा मेथड होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। तीसरा मेथड होता है डिफरेंशियल मेथड। चौथा मेथड है हमारे पास हाफ लाइफ मेथड। और पांचवा मेथड है हमारे पास मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। और छठा मेथड है हमारे पास इनिशियल रेट मेथड। तो इनिशियल रेट मेथड से ना हम समझेंगे कि हमें ऑर्डर कैसे पता चलता है। हमने सारे मेथड्स को डिस्कस नहीं करना, इसमें हम इनिशियल रेट मेथड को डिस्कस करेंगे। इनिशियल रेट मेथड, हमारे पास एक रिएक्शन है 2NO, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस भी इसमें अप्लाई होगा। इसमें हम ये दोनों मेथड अप्लाई करने लगे हैं, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, इनिशियल रेट मेथड, ये हम दोनों यहाँ पर अप्लाई करने लगे हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है 2NO + 2H2, इट गिव्स 2H2O एंड N2। ठीक है, 2NO + 2H2 इट गिव्स 2H2O + N2। अभी दिखने में आपको क्या लग रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है 4, NO2, NO की पावर 2 है, H2 की पावर 2 है, लेकिन हमने इसका ऑर्डर निकालना है। तो अब इसके लिए हमारे पास हमें कुछ कंसंट्रेशंस चाहिए। हमारे पास डिफरेंट कंसंट्रेशंस हैं, तो हमारे पास दो रिएक्टेंट, एक है जी रिएक्टेंट हमारे पास NO, और एक रिएक्टेंट है हमारे पास H2। और जो हमारे पास रेट आ रहा है, एक तरफ हमारे पास कॉलम होगा रेट का यूनिट होता है मोल पर dm³ पर सेकेंड, और कंसंट्रेशंस जो है वो हमारे पास मोल्स पर dm³ में है। अच्छा जी, ये हमने एक ग्राफ बना ले, सॉरी एक टेबल बनाते हैं, हम इसमें कॉलम्स बनाते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट कंसंट्रेशंस होती हैं। अब हम डिफरेंट कंसंट्रेशंस ले रहे हैं, मतलब लेट से पहले मेरे पास NO की कंसंट्रेशन थी 1, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन थी मेरे पास 0.01। ठीक है, मेरे पास
NO की कंसंट्रेशन है 1 और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है 0.01। तो जो हमारे पास रेट आ रहा है ना, सपोज हमारे पास रेट आ रहा है 1, हमारे पास रेट क्या आ रहा है 1, ये हमारे पास पहली वैल्यू थी, ये सीरियल नंबर हमारे पास, ये पहला एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पर हमारे पास सीरियल नंबर 1 है। तो अभी हमारे पास NO की कंसंट्रेशन जब 1 थी और H2 की कंसंट्रेशन 0.01 थी, तो रेट था जी 1। रेट क्या था हमारे पास 1। अभी मैं हाइड्रोजन को जो है ना कांस्टेंट रखूंगा, मैं हाइड्रोजन को चेंज नहीं करूंगा। अगले एक्सपेरिमेंट में मैं हाइड्रोजन की वैल्यू कांस्टेंट रखूंगा, 0.01 ही रखूंगा। फिर उसके अगले में भी मैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.01 रखूंगा। मैं चेंज करूंगा किसको, मैं चेंज करूंगा NO की कंसंट्रेशन। मैंने NO की कंसंट्रेशन 1 से कर दी 2, NO की कंसंट्रेशन क्या कर दी 1 से कर दी 2, तो जो रेट है ना, रेट आपका 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। NO की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। और जब मैंने थर्ड एक्सपेरिमेंट में मैंने 1 की बजाय 3 टाइम्स कर दी, तीसरे एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या कर दी 3 टाइम्स, तो जो रेट है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो जब आप किसी चीज को डबल करो और दूसरी तरफ वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो, इसका मतलब जो रेट है वो NO की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। NO की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये देखो, पहले मेरे पास NO की कंसंट्रेशन थी 1 और उसकी पावर थी 2, तो रेट हमारे पास क्या आया 1। फिर मैंने NO की कंसंट्रेशन डबल कर दी, 1 से 2 कर दी, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। तो रेट जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो। अगर आप कंसंट्रेशन डबल करो और रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब है उस रिएक्टेंट के मुताबिक ये सेकंड ऑर्डर है, तो NO के मुताबिक ये सेकंड ऑर्डर है। और जब आपने कंसंट्रेशन की थी 3 टाइम्स, मतलब आपने 3 कर दी थी, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो रेट 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ था। तो विद रिस्पेक्ट टू NO ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देखेंगे। अब ना मैं NO की कंसंट्रेशन वही रखूंगा, NO की कंसंट्रेशन हमने 1 ही रखी, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दी। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मैंने कर दी 0.01 से 0.02 कर दी, तो रेट भी डबल हो गया, रेट 1 से 2 हो गया। तो जब आप कंसंट्रेशन डबल करो और रेट भी डबल हो, तो इससे मुराद है कि वो फर्स्ट ऑर्डर है। इसका मतलब रेट हाइड्रोजन की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू NO ये 2 है, और विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ये 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या आया 3, इस रिएक्शन का ऑर्डर आया 3। तो इस तरह ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आ गया हमारे पास। विद रिस्पेक्ट टू NO ये सेकंड ऑर्डर है, एंड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो जब हम दोनों रिएक्टेंट्स को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना निकला 3। ठीक है। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हमने डबल की है, NO को मैंने कांस्टेंट रखा, NO 1 था, फिर मैंने 1 ही ले लिया। हाइड्रोजन को मैंने डबल कर दिया, 0.01 से 0.02 कर दिया, तो जो रेट है वो भी डबल हो गया, रेट 1 से 2 पे आ गया। तो जब आप कंसंट्रेशन डबल करो और रेट भी डबल हो, तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड बड़े कमाल MCQ बनते हैं जी। फॉर ए केमिकल रिएक्शन, नहीं दोनों चेंज नहीं ना करते हम किसी एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को चेंज करते हैं, फिर हमें पता चलेगा ना कि उसका क्या इफेक्ट है। दोनों को एट ए टाइम थोड़ी चेंज करना है हमने।
तो इसलिए हम इसको मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस भी कहते हैं, यानी कि एक को हम एक्सेस में ले लेते हैं और दूसरा जो है उसको हम चेंज कर रहे होते हैं। फॉर ए केमिकल रिएक्शन ए टू बी, ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है ए टू बी, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड 4 times. The rate of reaction doubles when the concentration of A is increased 4 times. The order of reaction for A is zero, 1, 2, half. जी स्टेटमेंट ध्यान से समझनी है जी। आपको क्वेश्चन में आपको उसने रेट इक्वेशन दी होती है, ये मैंने क्वेश्चन किया है ना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, या टेबल बना होगा आपके पास। For a chemical reaction A to B, the rate of reaction doubles when the concentration of A is increased 4 times. The order of reaction for A is, जी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपने। आपने ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है, लेकिन रेट जो है वो सिर्फ 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है? जी इसको समझना है। सपोज आपके पास पहले रेट था 1, आपके पास पहले रेट क्या था 1, और आपने उसकी कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज कर दी। 4 टाइम्स इंक्रीज करने से मुराद है 2 का स्क्वायर। तो इस पे उसका रेट कितना हो जाना चाहिए? यहां पर हमारा जो रेट है वो कह रहा है कि रेट जो है वो डबल हुआ है सिर्फ। रेट यहां पर जब जब आपके पास, नहीं यहां पर मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं। अच्छा जी, पहले मैं इसको मैं रेस कर रहा हूं। एक तरफ है हमारे पास कंसंट्रेशन और एक तरफ है हमारे पास रेट। तो कंसंट्रेशन थी पहले 1, कंसंट्रेशन को आपने 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, यानी कि 2 का स्क्वायर। और रेट पहले आपका 1 था और रेट हो गया डबल। तो ये रेट 2 कब होगा? जब मैं 2 स्क्वायर, 2 का जो स्क्वायर है इसकी जब मैं पावर हाफ लूंगा तो 2 2 से कट जाएगा, तो रेट हमारे पास 2 आएगा। सो द राइट आंसर इज हाफ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि अगर आप कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो लेकिन रेट सिर्फ डबल हो रहा है, तो उसका मतलब है कि जो उसका ऑर्डर है वो हाफ है। इसी तरह इससे मिलता जुलता, when the concentration of reactant in the reaction when the concentration of the reactant is increased by 8 times, the rate increased only by 2 times. The order of reaction is,
जी 1, 1/3, 1/2 और 2। अच्छा पहले मैं फर्स्ट वाला समझा देता हूँ। ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, इसमें रिएक्शन का रेट डबल हुआ है। कब? जब आपने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है। ये देखो, कंसंट्रेशन पहले थी आपके पास 1 और रिएक्शन का रेट था 1, सपोज किया हमने। आपने कंसंट्रेशन को कर दिया 4 टाइम्स इंक्रीज। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। तो कंसंट्रेशन आपने 4 टाइम्स इंक्रीज की है और रेट 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो ये रेट का आंसर 2 कब आएगा? जब मैंने आंसर 2 लेके आना है, तो 2 स्क्वायर की मैं क्या पावर लूं कि आंसर 2 आए? तो इसकी पावर अगर मैं हाफ लूंगा ना, तो 2 2 से कट जाएगा, तो आंसर मेरे पास 2 आएगा। जी ठीक है। अब इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपने कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज की है 8 टाइम्स और रेट इंक्रीज हुआ है सिर्फ 2 टाइम्स। अब इसमें भी उसी तरह ही कर रहे हैं हम। एक तरफ हमारे पास है कंसंट्रेशन और एक तरफ हमारे पास है रेट। रेट सपोज 1 था, कंसंट्रेशन भी 1 थी। कंसंट्रेशन आपने 8 टाइम्स इंक्रीज की, और 8 का मतलब क्या होता है? 2 का क्यूब। पर रेट सिर्फ 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो आपने आंसर 2 लेके आना है। तो 2 क्यूब, 2 क्यूब की आप क्या पावर लो कि आंसर 2 आए? तो इसकी आप पावर लोगे 1/3, 3 3 से कट जाएगा तो आंसर आएगा 2। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है 1/3। सो द राइट आंसर इज बीटा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आप सबको क्लियर कर देगा, मतलब आप सबका ठीक होना चाहिए। द रेट लॉ ऑफ ए रिएक्शन इज, रेट इज इक्वल्स टू के ए का स्क्वायर और बी on doubling the concentration of both A and B. The rate of reaction increases dash times. जी ऑप्शंस हैं 4982। जी ये आपको रेट लॉ दिया गया है, एक रेट इक्वेशन आपको दी गई है। कह रहा है अगर आप ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? जी दोनों को डबल किया ना आपने, तो विद रिस्पेक्ट टू ए ये सेकंड ऑर्डर है, तो जब डबल करोगे, ए के केस में जब डबल करोगे तो वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, और इसके केस में ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसमें डबल करोगे तो रेट भी डबल होगा। तो 4 2 8, सो द राइट आंसर इज चार्ली। विद रिस्पेक्ट टू ए ये सेकंड ऑर्डर है, तो जब आप उसको डबल करोगे तो उसका स्क्वायर लोगे तो वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, और बी के केस में वो 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 8। अभी अजान तो नहीं हुई बेटा, 4 नहीं होगा,
8 होगा। ए की कंसंट्रेशन आपने डबल की है, तो डबल करने से 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ विद रिस्पेक्ट टू ए, और विद रिस्पेक्ट टू बी रेट इंक्रीज हुआ 2 टाइम्स, तो दोनों को मिला के कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया, 4 2s आर 8, मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है ना, ये ये इनकी कंसेंट्रेशंस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। नहीं, ऑर्डर ऑर्डर नहीं हम ऐड कर रहे, ऑर्डर तो इसका 3 है। सम तब करते हैं जब हमने ऑर्डर लेना हो, तो ऑर्डर हम थोड़ी ले रहे हैं, हम तो ये बता रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज होगा। बेटा जब आपने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना हो ना, तो फिर आप उनकी एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हो, पर यहां पर हम ऑर्डर नहीं निकाल रहे, यहां पर हमने रिएक्शन का रेट बताना है कि अगर आपने कंसंट्रेशंस डबल कर दी हैं, दोनों की आपने कंसंट्रेशन डबल कर दी है, लेट से आपके पास रिएक्टेंट ए का स्क्वायर है और बी की पावर 1 है। रिएक्टेंट ए पहले जो था वो 1 था, तो 1 का स्क्वायर जो था वो था 1, तो 1 का स्क्वायर है, और बी की भी कंसंट्रेशन थी 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो रेट आपके पास 1 आ गया। फिर आपने क्या किया, इन दोनों को डबल कर दिया, तो 2 का स्क्वायर ले लिया और इसको भी डबल कर लिया, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और ये एज इट इज आ जाएगा 4 2s आर 8, तो अब रेट कितना हो गया 8। बेटा जब आप कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करोगे तो रेट का आंसर आएगा आपके पास। ऑर्डर के लिए आपने सम करना है, ऑर्डर के लिए आपने पावर को ऐड करना है, लेकिन जब आपने रेट निकालना है तो फिर आपने कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है। जब आपने रेट निकालना है तो कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है, ऑर्डर निकालने के लिए पावर्स को ऐड करेंगे, रेट निकालने के लिए कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी अजान तो नहीं शुरू हुई, अभी हम हाफ लाइफ को पढ़ के फिर ब्रेक लेंगे। जी आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज हमारी डबल क्लास है, आज आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, तो आज केमिस्ट्री की क्लास डबल है। क्लास डबल है, मतलब अभी ऑलमोस्ट हमारे पास घंटा है अभी। जी 8 PM तक क्लास है, तो अभी हम ब्रेक कर लेते हैं नमाज के लिए। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक ये रिएक्शन की रेट इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक है, ये रिएक्शन की आपको रेट इक्वेशन दी हुई है, रेट इज इक्वल्स टू के ए, ए की कंसंट्रेशन है उसकी पावर है 2 और बी की कंसंट्रेशन की पावर है 1। अगर आप इन दोनों को डबल कर दो, कहते हैं अगर आप इन दोनों की कंसंट्रेशंस को डबल कर दो तो क्या होगा, तो 2 के केस में तो आपने स्क्वायर भी लेना है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, लेकिन बी के केस में आप स्क्वायर नहीं लोगे, तो अब आप इन दोनों कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करोगे तो रेट आएगा ना, तो 4 2s क्या आएगा 8। जी अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ की। व्हाट इज हाफ लाइफ, आधी जिंदगी, ऐसा ही है। बच्चों से पूछें बच्चों हाफ लाइफ क्या होती है, तो बच्चों का मासूमाना जवाब होता है आधी जिंदगी, जो कि हमने गुजार ली है।
सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में से तो एमसीक्यू नहीं आना है। खैर जिंदगी पूरी हो या आधी हो, जाना कब्र में ही है। पूरी के बाद भी उधर ही जाएंगे। वैसे पूरी जिंदगी, हम हमारे लिए पूरी जिंदगी क्या है? हम तो कहेंगे हमने 1000 साल जीना है अभी। दुनिया की मोहब्बत इतनी ज़्यादा है, हम तो कहेंगे पूरी ज़िंदगी को आप कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज़ पूरी पूरी ज़िंदगी, फुल लाइफ, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? 1000 साल, 10,000 साल, 1 ट्रिलियन ईयर्स, तो पूरी लाइफ क्या होती है? तो लाइफ तो अनसर्टन है। बेटा हम चूंकि मुसलमान हैं तो इस्लामियत, अगर हम दीन के मुतालिक बात कर लें ऑन एंड ऑफ, तो ये अच्छा होता है। वैसे जो एवरेज लाइफ अब चल रही है वो 45-50 ईयर्स जो है ना, ये एवरेज लाइफ है। 50 के ऊपर बोनस है। आजकल 50 के ऊपर जितनी भी मिल जाए वो बोनस है। अच्छा जी, हाफ लाइफ, इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ द रिएक्टेंट्स। टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। ये वो टाइम है जिसमें 50% रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। और हर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो है वो डिफरेंट होगी। और इसका एक फार्मूला है हमारे पास। हाफ लाइफ का फार्मूला क्या है हमारे पास? टी हाफ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। टी हाफ की पावर है हमारे पास, इसकी हमारे पास सबस्क्रिप्ट है एन, एन शो करता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को। और ये रिलेट कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है, और इसकी पावर है n-1। तो n इसमें क्या है? हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। जी, तो हर ऑर्डर के लिए हम हाफ लाइफ फाइंड आउट करेंगे। हर ऑर्डर के लिए हम हाफ लाइफ फाइंड आउट करेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करने लगे हैं। हाफ लाइफ ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। तो इसकी केस में आप टी हाफ, इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे? एन की जगह ज़ीरो पुट कर दोगे। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, एन की जगह आपने ज़ीरो पुट कर दिया, ज़ीरो की एन की जगह ज़ीरो पुट कर दिया। अब ज़ीरो में से 1 माइनस कर दो, आंसर आएगा -1। तो वो -1 ऊपर आके हो जाएगा +1। तो टी हाफ ज़ीरो, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस की जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के। यानी कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा है रिएक्टेंट्स की, तो हाफ लाइफ भी ज़्यादा है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन कम है तो हाफ लाइफ भी कम है। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करके आए कर लें, तो यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, ये वैल्यू भी आपने याद रखनी है। तो ये कांस्टेंट आता है इज इक्वल्स टू a/2 के। तो ये वैल्यू भी आपने हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की, ये वाली वैल्यू है, ये भी आपने याद रखनी है। टी हाफ जीरो इज इक्वल्स टू a/2 के हमारा रेट कांस्टेंट है। इस तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमने हाफ लाइफ निकालनी है।
तो ये हो जाएगा टी हाफ 1, और इधर भी आप 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, किसी की भी पावर 0, आंसर 1, किसी की भी पावर 0, आंसर 1। तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ, इनकी हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की जो हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट है। हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि इनकी हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की जो हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट रहती है। ये बेटा एक डेरिवेशन की हुई है, ये आपने फार्मूला याद रखना है। टी हाफ 0 इज इक्वल टू ए ओवर 2 के, ये फार्मूला बस आपने याद करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में इनकी जो हाफ लाइफ है ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कम हो या ज्यादा हो, हाफ लाइफ कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की जो हाफ लाइफ है, इनकी हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है। तो अभी हमने बात की थी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कौन से होते हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। तो इसलिए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट होती है। अगर उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा है तब भी वही हाफ लाइफ है, अगर उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कम है तब भी वही हाफ लाइफ है। जी, तो हम ऐसा करें, चूंकि अजान भी हो रही है तो आप लोग ने देर वज़ू भी कर लो, तो हम 10 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है? तो 10 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद हम मिलते हैं।
जी बच्चों, पढ़ ली नमाज सबने? अच्छा, तो ये आप नमाज के दौरान मैसेज कर रही हो? 10 मिनट से ऊपर हो गए हैं। नाउ इट्स 13 मिनट्स हो गए हैं। क्लास चलेगी ये 8:15 तक मैक्स। बेटा जो हम पढ़ रहे हैं बस आपने वही करना है। साथ साथ आप खाना खाते रहो। अच्छा जी, तो स्टार्ट करें हम। हाफ लाइफ 50% नहीं होती, कहने का मतलब है हर एक की हाफ लाइफ 50% नहीं होती। हाफ लाइफ की डेफिनेशन ये है कि ये वो टाइम है जिसमें 50% रिएक्टेंट्स चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। कितने टाइम में 50% रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, ये उसकी हाफ लाइफ होती है। तो हर रिएक्शन की हाफ लाइफ डिफरेंट होगी कि उसके 50% रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज करने के लिए कितना टाइम चाहिए, दैट इज हाफ लाइफ। तो हर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो डिफरेंट होगी। pH is equals to negative log of hydrogen ion concentration। फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हमेशा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। जी, एंजाइम कैटालाइसिस रिएक्शंस भी जो हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है जी। एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस भी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। अच्छा जी, तो हम हाफ लाइफ कैलकुलेट कर रहे हैं तमाम ऑर्डर के लिए। ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है
इनकी हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा तो हाफ लाइफ भी ज़्यादा, तो इनकी हाफ लाइफ की वैल्यू क्या आती है, A/2 के। इस तरह जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं उनकी हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती, तो इसका मतलब उनकी हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है। तो जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो लिहाजा जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनकी हाफ लाइफ, जब वो रेडिएशन एमिट करते हैं, हमें पता है कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडिएशन एमिट करते हैं तो उनके एटम्स कम होते रहते हैं, तो उनकी भी एक हाफ लाइफ होती है कि कितने टाइम में उनके जो एटम्स हैं वो 50% रह जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होगी, T12, और यहाँ पर हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 की पावर n की जगह हम पुट कर देंगे, हमारे पास n होता है ना, n की जगह हम 2 पुट कर देंगे, तो 2 - 1 1, तो T12 सेकंड ऑर्डर is inversely proportional to initial concentration of the reactants। तो इनके केस में, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में हाफ लाइफ हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हाफ लाइफ कम है, और इनकी जो हाफ लाइफ की वैल्यू आती है हमारे पास वो इक्वल होती है 1/Ka। ये किसके इक्वल होता है, 1/Ka। K क्या है, रेट कांस्टेंट। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर की भी मैंने वैल्यू लिखनी है। फर्स्ट ऑर्डर की भी आपके पास वैल्यू आती है T12 इज इक्वल्स टू 0.693/K। चूँकि इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन है ही नहीं है, तो ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं बेटा। ये डेरिवेशन करके ये फार्मूला निकाला गया है, तो ये फार्मूला आपने एज इट इज याद करना है। T12 इज इक्वल्स टू A/2 के, ये होगा जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में होगा 0.693/K, सेकंड ऑर्डर में होगा 1/Ka, और थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, T12 3, तो यहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे, 3 - 1 2, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसकी वैल्यू आएगी T12 थर्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1.5/Ka²। ठीक है, तो ये हाफ लाइफ हैं जी हमारे पास। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ टाइम फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ of a substance dissolved in CCl4 carbon tetrachloride is 2.5 hours at 30 degrees centigrade. The amount of substance left after 10 hours if the initial weight of the substance is if the initial weight of the substance is 10 grams, sorry 160 grams। जी ऑप्शंस है हमारे पास, 5 ग्राम बीटा है। ये जो रेट कांस्टेंट होता है ना, के की वैल्यू आपको गिवन होगी, अभी हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम और 20 ग्राम। जी एक सब्सटेंस जो कि फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है उसकी हाफ लाइफ है 2.5 आवर्स। तो आप बताएं
आप ये बताएं 10 आवर्स के बाद कितना सब्सटेंस रह जाएगा अगर उसका इनिशियल वेट 160 ग्राम है। एक सब्सटेंस है, उसका वेट है हमारे पास 160 ग्राम और उसकी हाफ लाइफ है 2.5 आवर्स और वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो बताएं 10 आवर्स के बाद वो कितना बच जाएगा। तो आपने फाइंड आउट करनी होती है पहले हाफ लाइफ कि टोटल कितनी हाफ लाइफ चलेंगी। ये देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कांस्टेंट होगी, बेशक उसकी क्वांटिटी जितनी मर्जी हो, उसकी हाफ लाइफ हमेशा 2.5 आवर्स ही रहेगी। तो आपने क्या करना है, कितनी हाफ लाइफ चलानी है, 2.5 आवर्स उसकी हाफ लाइफ है, टोटल टाइम कितना है 10 आवर्स। पहले आप टोटल टाइम को उसकी हाफ लाइफ से डिवाइड करो, टोटल टाइम को उसकी हाफ लाइफ से डिवाइड करो, तो आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएंगी कि आपने कितनी दफ़ा उसको हाफ करना है। टोटल टाइम है 10 आवर्स, हाफ लाइफ है 2.5, 10 को 2.5 से डिवाइड करो तो 4 आता है। इसका मतलब आपने 4 दफ़ा हाफ करना है उसको। तो पहले वो थी 160, तो 160 का हाफ कर दो तो 80 हो गया, ये पहली हाफ लाइफ होगी। ये हो गया 80। अच्छा, फिर 80 का हाफ कर दो, ये हो जाएगी 40, तो ये चली सेकंड हाफ लाइफ। थर्ड हाफ लाइफ में वो 40 का हाफ हो जाएगी 20, और फोर्थ हाफ लाइफ में वो 10 ग्राम हो जाएगी। सो द राइट आंसर इज बीटा 10 ग्राम। पहले आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी होती हैं, तो उसके लिए आपने टोटल टाइम को हाफ लाइफ से डिवाइड करना है। टोटल टाइम था 10 और उसकी हाफ लाइफ से 2.5, तो 10 को 2.5 से डिवाइड किया, इसका मतलब चार हाफ लाइफ चलेंगी, 4 दफ़ा आपने हाफ करना है। तो 160 का हाफ किया 80, 80 का हाफ किया 40, 40 का हाफ किया 20, 20 का हाफ किया 10। सो द राइट आंसर इज 10। जी, एक और क्वेश्चन है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन half life is 14 second. The time required for the initial concentration to reduce to 1 by 8 of its value is, to reduce to 1 by 8 of its value is, जी हमारे पास है 28 सेकेंड, बीटा है 42 सेकेंड, चार्ली है 14 स्क्वायर सेकेंड और डेल्टा है 14 का क्यूब सेकेंड। जी क्वेश्चन है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें उसकी हाफ लाइफ है 14 सेकेंड, तो आप बताएं कितने टाइम में उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस होके 1 बाई 8 हो जाएगी। कितने टाइम में उसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस होके 1 बाई 8 पे आ जाएगी। आपने इनिशियल कंसंट्रेशन 1 बाई 8 कर देनी है, तो उसको कितना टाइम चाहिए। तो आप देख लो 1/8 पे आने के लिए आपको कितनी हाफ लाइफ चाहिए। तो 1 से आप हाफ करोगे तो वो 1 से आप हाफ करोगे तो पहली हाफ लाइफ है, हाफ का फिर हाफ कर दोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, ये सेकंड हाफ लाइफ है,
और 1/4 का फिर हाफ करोगे तो 1/8 होगा, तो ये तीसरी हाफ लाइफ है। तो टोटल आपको 3 हाफ लाइफ चाहिए। एक हाफ लाइफ कितनी है? 14 सेकेंड्स। तो 14 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, आंसर इज 42 सेकेंड्स। सो द राइट आंसर इज बीटा। जी बच्चों, क्लियर है? जी अब एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जो कि हमने उनकी जो हमारे पास हाफ लाइफ की जो इक्वेशंस थी हमारे पास, द रेट कांस्टेंट के इज 0.693 per minute. This is per minute. The half life for the first order reaction will be first order reaction the rate constant K is 0.693 per minute. The half life for the first order reaction will be, जी हाफ लाइफ निकालनी है आपने। ए है जी 1 मिनट, बी है जी हमारे पास 0.693 मिनट, चार्ली है 2 मिनट और डेल्टा है 4 मिनट। तो अब वो वाली इक्वेशन अप्लाई होनी है जो आपने हाफ लाइफ वाली याद नहीं की है। हर ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू डिफरेंट है। तो आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और आपने हाफ लाइफ निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फार्मूला क्या था? टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर किसके इक्वल था? 0.693 ओवर के। तो ये फार्मूला है। तो के की वैल्यू आपको पता है, तो के की वैल्यू है 0.693। तो के की जगह आप पुट कर दोगे 0.693 और ये था पर मिनट, इसका यूनिट क्या है? पर मिनट। तो 0.693 से कट गया, आंसर आया गया 1 और ये पर मिनट ऊपर आके हो गया मिनट। तो आंसर इज अल्फा 1 मिनट। तो इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये था जी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हाफ लाइफ कैसे पता चलती है। अब हमारा आखिरी एक टॉपिक रह गया है फैक्टर्स, और उसमें हम एक्टिवेशन एनर्जी की भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। जी एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फार्मूला आपको पता है ना? उसके लिए हाफ लाइफ का फार्मूला है टी हाफ 2 इज इक्वल्स टू 1 ओवर के ए। तो उसके लिए हाफ लाइफ इक्वल होती है 1 ओवर के ए के। तो उसमें आपको इनिशियल कंसंट्रेशन भी दी होगी और के की वैल्यू भी दी होगी, तो आपने उसकी हाफ लाइफ निकाल लेनी है। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसकी तो डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ रहे हो। The amount of energy which is required to start a chemical reaction, the amount of energy which is required to start a chemical reaction, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं फिजिक्स से हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, एक डेली लाइफ से एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास हिल है, एक माउंटेन है। तो हमारे पास ये एक स्टोन है और उसका पीस है।
ये एक बड़ा स्टोन है हमारे पास। तो ये स्टोन जो है ना आपने उठा के इस तरफ लेके आना है। तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी। पहले आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई करोगे, इस स्टोन को अप हिल मूव करोगे, इस स्टोन को आप फोर्स अप्लाई करके यहाँ पर लेके आओगे। और एक बार जब आप स्टोन इधर ले आओगे तो फिर ये खुद ब खुद इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं, ये जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की है, ये जो हिल है, ये जो अप हिल है, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। एक बार जब आप एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर देते हो तो रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड हो जाता है। तो एक तो ये इसकी डेफिनेशन होती है, दी एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एक और डेफिनेशन क्या होती है, वो डेफिनेशन ये होती है कि बेसिकली लेट से हमारे पास ये दो रिएक्टेंट है ये हमारे पास दो, एक रिएक्टेंट है हमारे पास A2 और एक रिएक्टेंट है हमारे पास B2। तो अभी हमारे पास A और A के दरमियान बॉन्ड है, B और B के दरमियान बॉन्ड है। अच्छा, क्या होगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, A और A का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने लग जाएगा और B का जो बॉन्ड है वो भी ब्रेक होने लग जाएगा। तो A और B का बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। होता क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो A और A के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो गए, B और B के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया और A और B के दरमियान बॉन्ड बनना शुरू हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है। इस इंटरमीडिएट स्टेट को हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस इंटरमीडिएट स्टेट को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक बार ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाए तो उसके बाद प्रोडक्ट खुद ब खुद बन जाता है। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी है। एक बार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाए तो फिर जो है आगे प्रोडक्ट खुद ब खुद बन जाता है। ठीक है, अब इसकी एक और तीसरी डेफिनेशन है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये आपस में कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइंस होंगी, रिएक्टेंट्स के दरमियान कोलाइंस होंगी तो प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो कोलाइंस है ना, ये दो तरह की होती हैं। एक होती हैं इफेक्टिव कोलाइंस और एक होती हैं नॉन इफेक्टिव कोलाइंस या इनइफेक्टिव कोलाइंस। जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें और उनके नतीजे में प्रोडक्ट बन जाए तो वो इफेक्टिव कोलाइन है। अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें और उनके नतीजे में प्रोडक्ट बन जाए तो वो इफेक्टिव कोलाइन है। और अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें और प्रोडक्ट ना बने तो वो नॉन इफेक्टिव या इनइफेक्टिव कोलाइन है। तो बेसिकली हमें इफेक्टिव कोलाइंस के लिए एनर्जी चाहिए होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलाइंस। आप एनर्जी बढ़ा रहे हो पर अगर उससे सिर्फ नॉन इफेक्टिव या इनइफेक्टिव कोलाइन ज्यादा हो रही हैं तो उससे रिएक्शन का रेट नहीं इंक्रीज होगा। आपने एनर्जी देनी है किसके लिए, इफेक्टिव कोलाइंस के लिए। इफेक्टिव कोलाइंस होंगी तो प्रोडक्ट बनेगा। अब इफेक्टिव कोलाइंस के लिए क्या बातें जरूरी हैं, इफेक्टिव कोलाइंस के लिए मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। वो किसी खास ओरिएंटेशन में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ये दो रिएक्टेंट है हमारे पास A और B, अगर ये दोनों इस तरह कोलाइड कर रहे हैं कि मतलब A और B जो है आपस में ये इस सिर्फ यहां पर इनका कोलाइन हो रहा है तो इसके नतीजे में प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं थी। लेकिन अगर आप इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन करवाओगे, ये दोनों हेड टू हेड कोलाइन होगी, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन पे ये कोलाइड करेंगे तो इसके नतीजे में प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन है
तो उसके नतीजे में प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका मतलब है कि वो इफेक्टिव कोलिजन है। तो वो एनर्जी जो इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए चाहिए वो है एक्टिवेशन एनर्जी। अब हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, ये जो बात मैं करने लगा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एक होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, तो इनमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। अच्छा, रिएक्टेंट्स को इस तरफ हमारे पास होती है एनर्जी, वाई एक्सिस पे हमारे पास एनर्जी, तो रिएक्टेंट्स को इतनी एनर्जी चाहिए तो फिर जाके जो है ना वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और एक बार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया तो फिर प्रोडक्ट खुद ब खुद बन जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने अपनी हीट रिलीज की है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई। तो रिएक्टेंट्स को कितनी एनर्जी चाहिए? इतनी एनर्जी चाहिए रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। लेकिन अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को प्रोसीड करवाना चाहो, अगर आप बैकवर्ड आना चाहोगे तो फिर आपको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू बैकवर्ड। ये बात इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड इज लेस देन रिवर्स। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये देखो आपको नजर आ रहा है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब आपने फॉरवर्ड करवाना है तो आपको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही है, लेकिन अगर आपने रिवर्स करवाना है तो आपको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है और रिवर्स की ज्यादा होती है। ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में उल्ट हो जाएगा, एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है, तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ी और उसके बाद जाके ये प्रोडक्ट बना। तो ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें आपको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही है अगर आप फॉरवर्ड जा रहे हो, और अगर आप रिवर्स जा रहे हो तो आपको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एंडोथर्मिक के केस में जो ईए है फॉरवर्ड की वो ज्यादा होगी। जी बच्चों, आवाज आ रही है सबको? फॉरवर्ड की एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में हमें नजर आ रहा है फॉरवर्ड की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा है, और अगर आप इसको रिवर्स करवाना चाहोगे तो रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी कम है। जी बच्चों, क्लियर है? तो ये था जी एक्टिवेशन एनर्जी। अब आखिरी टॉपिक है जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। आखिरी टॉपिक है। जी पहला फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की नेचर पे भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन का रेट स्लो होगा या फास्ट होगा। मतलब अगर हमारे पास नोबल गैसेस हैं तो नोबल गैसेस तो नॉन रिएक्टिव है ना, ये तो रिएक्ट ही नहीं करती। तो आप नोबल गैसेस को रिएक्ट करवाना चाह रहे हो, आप कह रहे हो ये रिएक्ट ही नहीं कर रही, उनकी नेचर ही नहीं है रिएक्ट करना, तो आप उनको कैसे रिएक्ट करवा दोगे? तो नोबल गैसेस तो नॉन रिएक्टिव है। इसी तरह अगर हम मेटल्स की बात करें, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के मेटल्स की बात करें, तो ग्रुप 1A के जो मेटल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं। ग्रुप 1A के मेटल्स क्या हैं? ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो ग्रुप 1A के
मेटल्स का जो रिएक्शन है वो 2a से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट की नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो खुद नेचर में कितना रिएक्टिव है। अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसके रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, अगर वो कम रिएक्टिव है तो उसके रिएक्शन का रेट कम होगा। जी, दूसरा फैक्टर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो इसमें हमने बात कर ली है, कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है। ये तो हमें लॉ ऑफ मास एक्शन भी हमें ये डिफाइन करता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो उनके दरमियान जो कोलिजन्स हैं वो उसके चांसेस ज़्यादा होंगे, तो रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। थर्ड फैक्टर क्या है हमारे पास? सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मतलब हम जिंक को रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। अगर मैं जिंक को मेटल पीस की फॉर्म में लूं, मतलब अगर मैं इसको मेटल पीस की फॉर्म में लूं तब इसका रेट ज्यादा होगा, या अगर मैं जिंक को पाउडर्ड फॉर्म में लूं तो पाउडर्ड फॉर्म में ज्यादा होगा, या मेटल पीस की फॉर्म में इसका रेट ज्यादा होगा? पाउडर्ड फॉर्म में ज्यादा है या मेटल पीस की फॉर्म में ज्यादा है? जी, पाउडर्ड फॉर्म का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा सरफेस एरिया होता है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्सपोज्ड होते हैं, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, तो पाउडर्ड फॉर्म में इसका रेट ज्यादा होगा। फोर्थ है जी लाइट। जी, लाइट जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, अगर आप उनमें लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो रेट भी इंक्रीज होगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और फिफ्थ फैक्टर है जी हमारे पास टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जी, टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास उन मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है जिनके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से आप क्या करते हो? आप इंक्रीज करते हो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट पोजेस इनफ काइनेटिक एनर्जी, या जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी हो। मतलब अगर आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो इस पे आपके पास लेट से 50 मॉलिक्यूल्स थे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद थी। आपने टेम्परेचर किया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब आपके पास जो है वो 70 मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद है। तो बेसिकली जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उन मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा हो जाता है जिनके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी होती है कोलाइड करने के लिए। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जब हम टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज लेके आते हैं, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज लाने पे जो रिएक्शन का रेट है वो डबल हो जाता है। जब भी आप टेम्परेचर के अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करोगे, चेंज लेके आओगे,
तो रिएक्शन का रेट कितना डबल होगा, रेट जो है वो डबल होगा। बेशक आप ये सेंटीग्रेड में 10 का चेंज ले आओ या केल्विन में 10 का चेंज ले आओ, जब भी आप टेम्परेचर के अंदर 10 यूनिट्स का चेंज लेके आओगे तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड जो है हमारे पास क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन रिएक्शन रेट the increase in reaction rate as a result of increase in temperature from 10 Kelvin to 100 Kelvin is, ऑप्शंस है 512, बीटा है 614, चार्ली है 400 और डेल्टा है 112। रिएक्शन रेट में कितना इंक्रीज होगा, रिएक्शन रेट में कितना इंक्रीज होगा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करो 10 केल्विन से 100 केल्विन। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन का रेट डबल होगा। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, मतलब पहले 10 था तो 10 के बाद जब आपने 20 किया ना तो रिएक्शन का रेट डबल हो गया। फिर 20 के बाद जब आपने 30 किया तो फिर डबल हो गया। 30 के बाद जब 40 किया तो फिर डबल हो गया। 40 के बाद जब 50 किया तो फिर डबल हो गया। 50 के बाद 6, यानी कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब आप चेंज लेके आते हो तो वो डबल हो जाता है। लो भी 10 केल्विन से आप 100 केल्विन तक लेके गए हो तो कितनी कितनी दफा 10 केल्विन चेंज आया है, कितनी दफा 10 केल्विन चेंज आया है। लो भी 10 केल्विन से आप गए पहले 20 केल्विन पे, 10 केल्विन का चेंज आया। 20 से फिर आप गए 30 केल्विन पे, फिर 10 केल्विन का चेंज आया। 30 से आप गए 40 केल्विन पे, फिर 10 केल्विन का चेंज आया। 40 से आप गए 50 केल्विन पे, फिर 10 केल्विन का चेंज आया। 50 से गए 60 पे, फिर 10 केल्विन का चेंज आया। 60 से गए आप 70 के, फिर 10 केल्विन। 70 से 80, फिर 10 केल्विन। 80 से 90, फिर 10 केल्विन और फिर 100। तो टोटल कितनी दफ़ा आपने डबल किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लेट से पहले आपके पास था 1, 1 का डबल क्या हो गया 2, 2 का डबल क्या हो गया 4, 4 का डबल क्या हो गया 8, 8 का डबल क्या हो गया 16, 16 का डबल क्या हो गया 32, 32 का डबल क्या हो गया 64, 64 का डबल क्या हो गया 128, 128 का डबल क्या हो गया 256 और 256 का डबल हो गया 512। तो ये टोटल 9 टाइम्स आपने डबल किया। सो द राइट आंसर इज अल्फा। राइट आंसर इज अल्फा। जी आखिरी क्वेश्चन है और फिर हम ये एंड करते हैं। इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स if the energy of activated complex is close to energy of reactants, it means that the reaction is
जी ऑप्शंस है हमारे पास फास्ट, मॉडरेट, स्लो, वेरी स्लो। अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी बड़ी क्लोज है रिएक्टेंट्स की एनर्जी के, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है? आर्हीनियस इक्वेशन जो है वो टॉपिक में नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बता दूंगा। इक्वेशन क्या बता रही है आपको, सिर्फ हम उसको डिस्कस करेंगे, वैसे वो सिलेबस में नहीं है। अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी के बहुत करीब है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है? फास्ट है, मॉडरेट है, स्लो है या वेरी स्लो है? रिएक्टेंट्स की एनर्जी के करीब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब जैसे ही आपने आपने थोड़ी सी एनर्जी दी तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, तो इसका मतलब है रिएक्शन बहुत फास्ट है। इसका मतलब रिएक्शन क्या है? फास्ट है। मतलब ये रिएक्टेंट था आपके पास और यहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था, तो बस आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ी और वो रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो रिएक्शन फास्ट होता है। तो आर्हीनियस इक्वेशन सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको बस उसमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए। आर्हीनियस इक्वेशन हमें क्या बताती है? आर्हीनियस इक्वेशन हमें बताती है रेट कांस्टेंट का रिलेशनशिप बताती है बिटवीन विद द एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो K इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी। तो रेट कांस्टेंट एक टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है। ई ए जो है वो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी है और टी जो है वो इसमें टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट ज़्यादा होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट ज़्यादा होता है और टेम्परेचर कम करने से रेट कांस्टेंट कम होगा। और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब है उसके रिएक्शन का रेट कम है। रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो उसका रेट कम है। तो इसका मतलब अगर रेट कम है तो फिर रेट कांस्टेंट भी कम है। जी इरफान, ये बात ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर रिएक्टेंट की तरफ मोल्स ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल्स कम है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से वो फॉरवर्ड जाएगा। आर्हीनियस इक्वेशन आपको याद रहनी चाहिए। के इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी। इसमें ए जो है वो आर्हीनियस कांस्टेंट है, ई जस्ट एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, स्मॉल ई एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, ई ए जो एक्टिवेशन एनर्जी है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है। जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी के बी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी के बी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमें इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड नज़र आ रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जी बच्चों, तो ये था जी रिएक्शन काइनेटिक्स। ये यूनिट ख़त्म हो गया और अब आपका टेस्ट होगा केमिकल इक्विलिब्रियम और रिएक्शन काइनेटिक्स का मिला के। बफर तो हमने कल कर लिया था, बफर सॉल्यूशंस तो हमने कल कर लिया था। नहीं, के ए और के बी वैल्यू जो है ना, वैसे सिलेबस में तो नहीं है, ये एसिड और बेसिस से रिलेटेड है। अगर के ए वैल्यू ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, के ए वैल्यू कम है तो वो वीक एसिड है। के बी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, के बी वैल्यू अगर कम है तो वो वीक बेस है। ठीक है बच्चों, अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो अब हम
इजाज़त चाहते हैं आपसे। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना और अपना ख्याल रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।